नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग टॉपिक वाइज वीडियो कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने टीचिंग मेथड्स शुरू किया था। टीचिंग मेथड्स में हमने काफ़ी टीचिंग मेथड्स को हमने देख लिया था, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है सभी हमने देखा था। तो पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया है, ये उसका सेकेंड पार्ट है। तो देर ना करते हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने कर दिया है तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्विज का लिंक दिया हुआ है। वीडियो देखने के बाद से अभी नहीं चाहिए, वीडियो देखिए, उसके बाद से जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट पे जाइए हमारे। और डेली क्विज में आपको मिलता है, वो क्विज अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि क्विज आप ही लोग के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करो और अपनी प्रैक्टिस को और परफेक्ट करो। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग को करना था। तो आज का हमारा है पहला हमारा टीचिंग मेथड में पहला है हमारा का क्वेश्चन आंसर मेथड, यानी प्रश्नोत्तर विधि भी इसे कहते हैं। तो क्वेश्चन आंसर मेथड क्या है, यानी प्रश्नोत्तर विधि, इसके बारे में देखते हैं। इसे जो है सुकरात ने दिया था। अब सुकरात कौन है ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। ये ग्रीक के दार्शनिक थे, यानी सिकंदर के जो है गुरु अरस्तु हैं, ठीक है। अरस्तु के गुरु को जो है कहा जाता है सुकरात कहा जाता है उनको, ठीक है। उनका नाम सुकरात था। तो ये ग्रीक दार्शनिक थे जिन्होंने कहा कि नॉलेज हमारे जो है अंदर है, ठीक है, जिसे प्रश्नोत्तर द्वारा हम बाहर निकालते हैं। अब इस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सीखते हैं। इस विधि से बच्चे के भाव का पता चलता है, यानी कि यह जैसा कि ग्रीक दार्शनिक ने कहा था सुकरात ने कि देखिए, नॉलेज जो है हम लोग के अंदर है। और आज का एनसीएफ भी करता है, ठीक है, और आरटीसी में भी यही प्रावधान किया है, क्योंकि बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। वो जो है आपको सिर्फ फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी है, ठीक है ना। तो ग्रीक दार्शनिक जो है सुकरात थे, उन्होंने भी कहा था कि जो नॉलेज हमारे जो है अंदर है, हम लोग प्रश्नोत्तर द्वारा उसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। इससे बच्चे के भाव का भी पता चलता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगली विधि क्या है, डिस्कशन मेथड, यानी परिचर्चा विधि। अब ये क्या है, इसमें जो है शिक्षक और बच्चों के बीच जो है परिचर्चा होगी। इसमें एक्टिव लर्निंग होगी, यानी कि जो है परिचर्चा विधि ये क्वेश्चन आंसर मेथड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें चर्चा होती है, यानी कि क्वेश्चन आंसरिंग नहीं होता। इसमें बच्चे जो है एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, शिक्षक और बच्चों में डिस्कशन होगा, ठीक है। तो इसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं, इसलिए एक्टिव लर्निंग होगी। इस विधि से टॉलरेंस यानी सहिष्णुता विकसित होती है। आजकल ये वर्ड बहुत चलन में है, टॉलरेंस और इंटॉलरेंस का, ठीक है। तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, कि इस विधि से जो है टॉलरेंस विकसित होता है, यानी कि बच्चे में जो है सहन शक्ति, जिसको कह सकते हैं हम लोग, सहन शक्ति विकसित होती है, ठीक है। एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की क्षमता आती है, यानी कि अगर आप किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को, होता है ना, जैसे कि आप समझ नहीं पाते हो, तो ये धीरे धीरे बच्चे अब जब एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं तो एक दूसरे की क्षमता, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की जो है क्षमता उनके अंदर आती है। अब जो है इसमें जो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि डिस्कशन मेथड में क्या होता है, जैसे अब इसमें एक पॉइंट और आप लोग को निकल के आता है, आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे जो समझदार इंसान होगा वो क्या करेगा, फटाक से यहाँ से, अगर उसको आता होगा तो ठीक है, नहीं तो फटाक से यहाँ नोट करेगा ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या है। मैं यहाँ शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको। देखिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको, यानी कि जहाँ मुक्त अंत वाले प्रश्न जिसको कहते हैं, जैसे प्रश्न पूछा जाता है, मैंने इसके बारे में शायद डिस्कस किया था पहले की वीडियो में आपको, कि ओपन एंडेड क्वेश्चन में देखिए क्लोज एंडेड क्या हुआ, जैसे कि आपने चैप्टर कराया, हामिद वाला मैंने चैप्टर कराया है, चिमटा खरीदता है। अब उसमें क्वेश्चन क्या था कि जो है जैसे पूछ दिया कि जो है हामिद ने क्या खरीदा, तो हम उसमें तो चैप्टर में दिया ना कि हामिद ने चिमटा खरीदा, ठीक है, हामिद ने चिमटा खरीदा, तो वो आंसर फिक्स है, उसमें कुछ और चेंज हो ही नहीं सकता। यानी कि वो क्या करेगा, बच्चा जो है एक जो आंसर फिक्स है वही बोलेगा, यानी हामिद ने चिमटा खरीदा, मेले से क्या खरीदा, चिमटा खरीदा। लेकिन अगर आप ये पूछते हो कि हामिद के मन में जो है कैसे भाव थे, ठीक है, हामिद जो है मेला गया तो क्या क्या सोच रहा था, अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है,
क्या पूछ रहा था वो, क्या सोच रहा था वो नहीं, क्या सोच रहा था वो भी बुक में दिया है, लेकिन उसको अपने शब्दों में लिखें। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बच्चा अपने शब्द में लिखेगा, अपने मन, अपने भावों को, अपने जो है थॉट को उसमें मिश्रित करेगा। तो ये ओपन एंडेड हो गया, बच्चे के भाव को, बच्चे के जो थॉट को इसमें जगह मिल रही है, ठीक है ना। तो ये ओपन एंडेड हो गया, यानी कि जिसका जो है अंत फिक्स नहीं है, बच्चा कुछ भी उसको बढ़ा के लिख सकता है, ठीक है ना, अपने मन से। तो यहाँ ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड आपने आंसर समझ लिया। तो यहाँ पे जो है इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि जो डिस्कशन मेथड है इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। इससे बच्चों में लीडरशिप विकसित होता है, ठीक है, जिससे इसमें डिस्कशन अच्छे से होता है, यानी एक किसी टॉपिक पे वो डिस्कस अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है ना। लीडरशिप विकसित होता है उनमें, एक दूसरे को जो है वो गाइड करने की क्षमता विकसित होगी, ठीक है। अब ह्यूरिस्टिक मेथड देखते हैं, यानी अन्वेषण विधि जिसको कहते हैं हम लोग। अन्वेषण विधि क्या है? इस विधि को जो है H.E. आर्मस्ट्रांग ने दिया था, यानी कि यह जो है, अब इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि अन्वेषण विधि किसने दिया था, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है, H.E. आर्मस्ट्रांग ने दिया था, ठीक है। यह भी शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। यह विधि लर्निंग बाय डूइंग का पूरा ध्यान रखते हैं, यानी इसमें जो है इस विधि में लर्निंग बाय डूइंग का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। ऑब्वियस है, नाम से ही पता चल रहा है अन्वेषण विधि, यानी अन्वेषण खोज करना है, ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग तो होगी ना, बच्चे डू करके, यानी कि कुछ कार्य करके ही वो सीखेंगे। अब इसमें बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स रखते हैं, मान लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स रख लिया और उसके कारण को पहले से ही अनुमान लगाते हैं, ठीक है, फिर असली कारण तक पहुँचते हैं। यहाँ हाइपोसिंथेसिस का इस्तेमाल होता है, यानी कि कल्पना का विकास होता है, यानी कल्पना जो है बच्चे खुद से अपना थॉट प्रोसेस लगाते हैं। हाइपोथेटिक कहा जाता है ना, कल्पना शक्ति, उसका जो है उसका प्रोसेस करते हैं, वो दिमाग से अपना सोचते हैं। जैसे कोई समस्या होगा, ठीक है ना, कोई वर्तमान की समस्या होगी, ठीक है ना, उसको सुलझाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पॉलन एंड डॉन्कर ने इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहा है, ठीक है ना, क्योंकि समस्या को सुलझाने के लिए इसको उपयोग करते हैं। जैसे आपने कोई दे दिया कि आखिर सूरज जो है पूरब से निकलता है और पश्चिम में ही क्यों डूबता है, ठीक है, अगर आपने ये दे दिया, हालांकि इसका आंसर फिक्स है, लेकिन मान लीजिए अगर आपने इसको क्वेश्चन को दे दिया, ठीक है, पूछा, तो इसमें बच्चे जो है ऐसे लर्निंग बाय डूइंग नहीं हो रही, लेकिन बच्चे अब आपको क्या करेंगे, ग्लोब ले करके आएंगे, उसमें करके देखेंगे कि क्यों आखिर इधर से सूरज निकल रहा है, तो यहाँ से घूम करके धीरे धीरे वो पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो ये करके वो देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला मेथड देख लेते हैं, प्रोजेक्ट मेथड, यानी परियोजना विधि। यह भी चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। शुरू में जितनी विधि आपको बताए गए थे शिक्षण विधि, वो सारे शिक्षक केंद्रित विधि थे। यहाँ अब हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड विधि यानी शिक्षार्थी केंद्रित विधि का हम लोग देख रहे हैं। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। इसमें इसे जो है WH किलप्रेट, एक मिनट, हाँ, इसे WH किलपैट्रिक ने जो दिया था, यानी कि जो इस विधि का, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस विधि को किसने दिया था, परियोजना विधि के प्रतिपादक या सूत्रपात करने वाले कौन है, तो इसे WH किलपैट्रिक ने दिया था। यह जॉन डुई के प्रोग्रेसिव एजुकेशन शिक्षण, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, जो कि मैंने शायद आपको नहीं मैंने कराया नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही उसको प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यह जॉन डुई के प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर आधारित है। यह विधि लर्निंग बाय डूइंग का पूरा ध्यान रखती है, यानी कि जो है इस विधि में लर्निंग बाय डूइंग, ऑब्वियस है कि जो है बच्चे जो है परियोजना करेंगे यानी प्रोजेक्ट करेंगे, तो बच्चे लर्निंग कैसे होगा, परियोजना करेंगे यानी करके सीखेंगे, ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग होगा। इसमें ग्रुप वर्क होता है, यानी प्रोजेक्ट वर्क बच्चे अकेले तो करेंगे नहीं, तो इसमें ग्रुप वर्क होता है, हमेशा इसमें ग्रुप वर्क होगा। इसमें बच्चों को एक समूह बना दिया जाएगा, ठीक है, और इसमें समाज तथा खुद के लिए भी वर्क दिया जाता है और सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, यानी अगली शिक्षण विधि को देख लेते हैं। अगला शिक्षण विधि कौन सा है? डिस्कवरी मेथड, यानी खोज विधि। इसमें किसी भी टॉपिक पर खोज करने को बच्चों को दिया जाता है, यानी कि कोई टॉपिक हो गया, ठीक है ना, जैसे जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि तारे रात में क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, तो ये आंसर है, लेकिन बच्चों को खोज करने को दिया जाएगा, ठीक है ना। या कोई और टॉपिक भी हो सकता है, बहुत सारे उदाहरण है, ठीक है। आपको कोई प्रश्न दे दिया गया, कोई टॉपिक दे दिया गया, उस पर आपको खोज करने के लिए बच्चों को कह दिया गया, ठीक है ना,
खोज करो कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है, अगला विधि देख लेते हैं, रोल प्ले या डेमोन्स्ट्रेशन विधि। ये क्या है, तो इसे जेएल मोरेनो ने दिया था। ठीक है, नाम सारे याद रखेंगे, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। हल्का सा भी टफ पेपर करने की कोशिश किया तो नाम पूछ देगा फटाक से कि इस विधि के सूत्रपात करने वाले कौन है, इस विधि के प्रतिपादक कौन है। बस अगर आपने नाम याद नहीं रखा वहीं पे एक नंबर मिस हो जाता है। तो इसे जेएल मोरेनो ने दिया था। इसमें जो है बच्चों को कोई किरदार दिया जाता है। जब बच्चा रोल प्ले करता है तो उसकी कल्पना शक्ति भी विकसित होती है, साथ ही उसकी स्मरण, सुनने, बोलने की शक्ति भी विकसित होती है। यह शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। अब देख लीजिए क्या होता है, मान लीजिए कोई बच्चे को हम लोग रोल प्ले विधि में रोल देते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नाटक वगैरह होता है, तो नाटक वगैरह के माध्यम से रोल प्ले करा कर बच्चों को सिखाया जाता है। इससे बच्चे जो है कल्पना करेंगे। ठीक है, उस चीज़ को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। उनकी सुनने की, स्मरण करने की यानी याद करने की, उनके ऑब्वियस है कि उनके डायलॉग्स बोलने होते हैं। ठीक है, तो याद करने की क्षमता विकसित होगी। सुनने की यानी सामने वाला कौन सा डायलॉग बोल रहा है, उसके बाद मुझे कौन से डायलॉग बोलने हैं। ठीक है, तो सुनने की क्षमता विकसित होगी। बोलने की यानी डायलॉग बोल रहा है तो बच्चे के अंदर डायलॉग बोलने की क्षमता, जब वो बोलेगा, अपना कथन बोलेगा, अपना वाक्य बोलेगा, तो उसके अंदर बोलने की क्षमता विकसित होगी। तो ये सारी चीज़ें विकसित होती हैं, इसलिए ये शिक्षार्थी केंद्रित विधि भी है। ठीक है, अगला है हम लोग देख लेते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड यानी बुद्धिशीलता का जो है सिद्धांत। अब इसको देख लेते हैं। तो इसे एलेक्स, हाँ एक मिनट, इसे जो है एलेक्स एलेक्स ओसबर्न ने दिया था। यानी कि इस वैज्ञानिक का नाम भी आपको याद रखना है, एलेक्स फिकनी ओसबर्न ने दिया था। आपको सीधे एक पॉइंट में दे सकता है ओसबर्न किसने दिया था, तो ओसबर्न ने दिया था। आप एक पॉइंट से याद रख सकते हो, ओसबर्न ने दिया था। किस मेथड को ध्यान रखेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है। ठीक है ना, और इसकी पीडीएफ आपको, इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हमारा वेबसाइट आप जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ जाके आप क्विज अटैम्प्ट करें। प्लीज़, क्विज दिया जा रहा है, आप क्विज अटैम्प्ट करें। काफ़ी अच्छे लोग इसमें स्कोर कर रहे हैं, मैंने देखा है। काफ़ी आप लोगों को देख करके, उत्साह देख के मुझे और मन करता है कि मैं मेहनत करूँ आपके लिए और वीडियोज़ लाऊँ। ठीक है, और आप सबके कारण ही मैं इतना कर पाता हूँ। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, आपको कहीं समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि जो है आपको उपाय उसका किया जाए। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप वेबसाइट पे जाते हो, अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप डायरेक्ट वहाँ से, आपको व्हाट्सएप का फीचर दिया गया है और मैसेज का फीचर दिया गया है। आप अपन व्हाट्सएप, मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ सीधे आप उस पर क्लिक करोगे और मेरे को आप व्हाट्सएप कर पाओगे या मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बता पाओगे डायरेक्ट, अगर आप चाहो तो। और अपना, साथ ही अगर आप लिखते हो तो अपना नाम लिखना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप नाम लिखते हो तो मैं उस चीज़ का रिप्लाई कर पाऊँगा। वरना अगर आप नाम नहीं लिखोगे तो ऐसे अननोन कितने सारे मुझे डेली आते हैं, तो मैं पता नहीं चल पाएगा कि ये जो है टीचिंग सीटेट वाले लोग हैं। ठीक है, और आप चाहे तो वेबसाइट पे जाकर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जा करके आप सबसे पहले क्यूज लगाइएगा ये वीडियो देखने के बाद से, और दूसरा इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाया करेगी। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड किसने दिया था, इसे जो है ओसबर्न ने दिया था। यह ग्रुप में बच्चों को बैठाकर किसी समस्या का समाधान निकालने को कहा जाता है। जैसे कि पहले वाले मेथड में था वैसे ही इसमें भी है, लेकिन इसमें ग्रुप में बैठा दिया जाता है और बच्चों को कोई समस्या दे दिया जाता है, समस्या का समाधान निकालने को उनको कहा जाएगा। इससे बच्चे माथापच्ची कहा जाता है, दिमाग में माथापच्ची करते रहेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग होते रहेगा। ठीक है, वो कल्पना करेंगे, उनको कल्पना करने को कहा जाएगा। ठीक है, तो इससे जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा। यह ग्रुप में ही किया जाता है, यानी कि अकेले नहीं होता है। ठीक है, इसमें बच्चे अलग अलग समस्या बताएंगे, सोचेंगे, जिससे उनमें कल्पना करने का गुण, समस्या समाधान करने का गुण विकसित होता है। यानी कि अगर आप ग्रुप में बैठेंगे, ठीक है, वो बच्चे अगर कोई समस्या उनको दे दिएगा कि सॉल्व करो, तो सारे बच्चे का थॉट एक जैसा तो नहीं होगा ना। सब बच्चे एक ही समस्या को अलग अलग नज़रिए से देखेंगे, उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो अलग अलग समाधान बताएंगे, सोचेंगे उसके बारे में। ठीक है, एक दूसरे के आंसर को सुनेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, एक दूसरे के पहलुओं को जानेंगे, तो उसमें कल्पना करने का गुण, समस्या समाधान का गुण इत्यादि विकसित होता है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग, प्ले वे मेथड, और यानी इसको किरण गार्डन मेथड भी कहते हैं, या इसे खेल विधि कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं।
तो इसके जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक फ्रोबेल हैं इसके, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने शायद कराया है, उसमें मैंने शायद ये क्वेश्चन कराया हुआ था कि खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, तो फ्रेडरिक फ्रोबेल, ठीक है। इसे नाम हेनरी कोलबे कुक ने दिया है, यानी कि प्रतिपादक कोई और है और नाम किसी और ने दिया है, दोनों ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। इसका दूसरा नाम किडन गार्डन दिया गया, जिसका अर्थ है बच्चों का बगीचा, यानी कि किडन गार्डन में का नाम क्यों पड़ा, यानी बच्चों को बगीचा। अब नाम से ही आप समझ सकते हो कि यानी कि बच्चों को जो है, आपको जो है ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन जब आप पढ़ोगे, मैं आपको कराऊंगा, तो उसमें इसका ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। इसका अर्थ है बच्चों का बगीचा। ऐसे स्कूल जर्मनी में खोले गए थे। अब यहाँ शिक्षक जो है माली की तरह कार्य करता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में भी ऐसा ही कुछ बताया गया है कि यहाँ शिक्षक जो है माली की तरह कार्य करता है, बच्चे पौधों की तरह। यह मुख्यतः अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों के लिए होता है, ठीक है। लेकिन प्रोग्रेसिव एजुकेशन सभी बच्चों के लिए होता है। बच्चों को जो है खुद से जो है विकसित होने का मौका दिया जाता है। बच्चों को जैसे एक माली खाद पानी देता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में वही चीज़ होता है। बच्चों को आपको थोड़ा सा इनपुट देना है, थोड़ा सा सजेस्ट करना है, सहायता करनी है, फैसिलिटेट करना है, बच्चे खुद से ग्रो हो सके, खुद से नॉलेज क्रिएट कर पाए, ठीक है। अगला हम लोग टीचिंग मेथड देख लेते हैं, मॉन्टेसरी मेथड। इसे डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था, ठीक है। जब प्रकृतिवाद में विश्वास रखती थी, जो मारिया मॉन्टेसरी थी वो प्रकृतिवाद में विश्वास रखती थी। इनका कहना था कि आप बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा सकते, वह खुद ही सीखेगा, यानी बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता, बच्चे खुद सीखते हैं, ठीक है। यह भी अर्ली चाइल्डहुड बच्चों के लिए है। इसमें बच्चे कोलैबोरेशन करके खेलते हैं, ठीक है। अब मॉन्टेसरी मेथड में क्या है कि बच्चे कोलैबोरेशन यानी एक दूसरे से कोलैबोरेट करके जो है खेलेंगे, ठीक है, और सीखेंगे। अगला हमारा है डाल्टन मेथड यानी ठेका विधि। इसकी जो है प्रवर्तक हैं हेलेन पार्कहर्स्ट। हेलेन पार्कहर्स्ट आपको याद रखना है, इसके जो प्रवर्तक हैं। नाम बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बार बार आपको बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन से बनते हैं। मैंने क्वेश्चन किए हैं और आपको कराया भी एक दो क्वेश्चन, जिसमें जैसे मैंने पहले वाला मॉन्टेसरी विधि का हो गया, कुछ और क्वेश्चन मैंने कराए थे जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आगे में जब आप इस टॉपिक से क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आप देखेंगे कि सही में इससे क्वेश्चन बनते हैं, मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे, नहीं तो एक नंबर तो आपको गया, ठीक है। तो इसके प्रवर्तक जो हैं, इसको जो है प्रतिपादित किसने किया था? हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया था। यह जॉन डुई और मारिया मॉन्टेसरी से प्रभावित थी, ये जो हेलेन पार्कहर्स्ट थी, ठीक है। यह लर्निंग बाय डूइंग पर यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया। यह लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। इसे ठेका विधि कहते हैं क्योंकि इसमें साल के अनुसार यानी और महीने के अनुसार जो है टास्क डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि आपको स्कूल में देखते होंगे कि सिलेबस का डिवाइड कर दिया गया कि इस मिड टर्म तक इतना कराना है, पहले जो है इस मंथ तक आपको इतना करा लेना है। ऐसे जो सिलेबस डिवाइड कर दिया जाता है वो यही विधि है, ठीक है। इससे इंस्पायर है। इसमें जो साल के और महीने के साथ टास्क डिवाइड कर दिया जाता है। शिक्षक जब जरूरत हो तब सहायता करते हैं। देखिए इसमें सिलेबस डिवाइड कर देता है लेकिन शिक्षक कराते हैं। लेकिन ये जो विधि है यानी कि जो आपको मैं करा रहा हूँ डाल्टन विधि, इसमें जो है सिलेबस या कार्य को डिवाइड कर देता है महीने और साल के अंदर, और शिक्षक से सहायता करता है, यानी बच्चे खुद से करते हैं। लेकिन हम लोग जो सिलेबस है इससे इंस्पायर है, ठीक है, यानी इसमें शिक्षक सहायता करते हैं, ठीक है ना, शिक्षक ही पढ़ाते हैं। इंडक्टिव मेथड, अब सबसे इम्पोर्टेंट विधि है आगमन विधि और निगमन विधि। इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि, इसे जो है अरस्तु ने दिया था और नाम बेकर ने दिया था। अरस्तु कौन? तो आपने पढ़ा होगा सिकंदर के बारे में। सिकंदर वही जो आप जो सीटेट पेपर 2 देने वाले अच्छे से जानते होंगे, पढ़े होंगे कि सोशल साइंस वाले, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर को। तो वही अरस्तु, सिकंदर का गुरु जो है अरस्तु था। अरस्तु का गुरु जो है सुकरात थे, आपको मैंने बताया था पिछले जो टॉपिक्स मैंने कराए थे उसमें। तो
अरस्तु जो है इस विधि को, आगमन विधि जो है, इसको अरस्तु ने दिया था, और नामकरण इसका किसने किया था? बेकर ने किया था। याद रखेंगे ध्यान से, स्टेटमेंट दे सकता है क्वेश्चन एक। ये जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हैं, इसमें कल्पना से नियम की ओर जाते हैं, और इसमें जो है विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। जैसे अब उदाहरण देख लेते हैं कैसे। तो कक्ष में मान लीजिए आप संज्ञा पढ़ा रहे हैं, जब आप बच्चों से उसके नाम पूछते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर बच्चों से नाम पूछेंगे कि तुम्हारा क्या नाम है, तो बच्चा बोला रमेश, ठीक है, तो रमेश नाम पूछा या फिर सुरेश नाम बोला या फिर जो भी बोला, ठीक है, तो जो भी नाम बोलता है या फिर तुम किस शहर से हो, कहाँ से हो, तो शहर का नाम पूछते हैं, ठीक है, तो बताया। फिर अब आप उसको बताइएगा कि जो है तुम्हारा नाम है, शहर का नाम है, ये जो है यही संज्ञा है, ठीक है। फिर जो है इसका सुर बताते हो या इसका जो है नियम बताओगे, ठीक है, शुरू से बताओगे आप इसका नियम, ठीक है, कि जो है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप जो पहले नहीं बता दिया आपने नियम, पहले उदाहरण बताया और तब आप नियम की तरफ लेके जा रहे हो। पहले आप क्या कर रहे हो, ज्ञात है यानी जो उसका नाम, उसके शहर का नाम वगैरह ज्ञात है उसको बता दिए, फिर उससे आप अज्ञात यानी कि नियम की तरफ लेके जा रहे हो। संज्ञा किसे कहते हैं? पहले आप कल्पना कराते हो, ठीक है, तब आप नियम की तरफ लेके जाते हो, विशेष से सामान्य की ओर लेके जाते हो, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि। तो इसे भी अरस्तु ने ही दिया था। इसमें जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, फॉर्मूला से उदाहरण की ओर जाते हैं, ठीक है। उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण है इसका, जैसे मान लीजिए आप मैथ पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो हम a+b² जब पढ़ा रहे हैं, a+b² a+b² का जब फॉर्मूला पढ़ा रहे हो, तो हम जब पहले आपको जो फॉर्मूला पढ़ाते हैं फिर तब आप प्रश्न सॉल्व कराते हैं। ऐसा नहीं कि पहले आप प्रश्न सॉल्व कराना शुरू कर दिए बाद में उसका फॉर्मूला बताओगे, ऐसा तो नहीं करते। तो इसमें आप डिडक्टिव मेथड यूज करते हो, और उधर आप कोई अगर मान लीजिए कोई मेथड में अगर आप पढ़ा रहे हो, पहले आप उदाहरण देते हो तब आप नियम बताते हो, तो वो मेथड क्या हो गया, वो मेथड आपका इंडक्टिव मेथड हो गया, यानी आगमन विधि हो गया। और जब आप नियम पहले बता दिए तब उदाहरण बता रहे हो, तो उसमें डिडक्टिव मेथड हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं इससे। अगला हम लोग मेथड देख लेते हैं, बस हम लोग लास्ट ही हैं, ठीक है। एक या और मेथड हो गया, 1-2 मेथड्स और बचे हुए हैं, ठीक है, देख लेते हैं। एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड। तो नाम से जैसे कि स्पष्ट है, इसमें जो है कल्पना का सहारा लिया जाता है तथा प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़कर उसका जो है विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। यह एनालिसिस इसमें किया जाता है, और सिंथेसिस यानी टुकड़ों में तोड़कर प्रॉब्लम को जोड़कर सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है। इसलिए एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, तो देख लेते हैं। बच्चा मान लीजिए किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो जाने पर, रिजल्ट हाथ में होते हुए भी उसे अलग अलग देखता है, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, यानी कि वो टोटल फेल हो गया। मान लीजिए कोई बच्चा है वो टोटल फेल हो गया, फिर भी वो देखता है मार्कशीट में कि मान लीजिए हिंदी में कितने हैं, मैथ में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में देखता है, अलग अलग सब्जेक्ट का नंबर देखता है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, और किसमें और मेहनत होती तो पास हो जाता है इत्यादि। मान लीजिए कोई बच्चा देख रहा है इसमें सब्जेक्ट हो गया, इसमें फेल हो गए, इसमें इतना नंबर आया, तो सोचता है कि इसमें और मेहनत हो जाता तो वो पास हो जाता, ठीक है। तो यही जो है इसका उदाहरण है। अगले हम लोग देख लेते हैं मेथड, ड्रिल मेथड। हमारा लास्ट मेथड है। यह जो है कोई मुश्किल या प्रॉब्लम हो तो नियमों का बार बार अभ्यास कराया जाता है। इस तरह से इसमें रटना को बढ़ावा दिया जाता है। मान लीजिए अगर कोई, जैसे कि नहीं आप कराते हो कि इस चीज़ को आप 50 बार लिख के आओगे, इस चीज़ को आप 10 बार लिख के आओगे, ठीक है, नहीं कहा जाता है। तो वही ड्रिल मेथड होता है, यानी कि इसमें बच्चों को बार बार ड्रिल यानी अभ्यास कराया जाता है उस चीज़ का, यानी कि इसमें रटन विद्या को बढ़ावा दिया जाता है इस मेथड में, ठीक है। तो इसे ही ड्रिल मेथड कहते हैं। मान लीजिए कोई मुश्किल चीज़ हो गया तो उसको बार बार 10 बार लिख के लाना है, आप देते होगे बच्चों को, इसे ही ड्रिल मेथड कहते हैं। तो ये हमारा टीचिंग मेथड आज कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो मैं आपको आगे करा दूंगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न मैं आपको आगे कराऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्विज का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर वहाँ से कर लीजिएगा, क्विज अटेम्प्ट कीजिए
और अपना स्कोर आके वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़, ताकि जो है पता चल सके कि आप लोग कितने लोग एक्टिव हो। वैसे मैं तो स्कोर वहाँ देख ही लूँगा। इसके अलावा आप डेली क्विज हो रहा है और लास्ट में यानी संडे को जो है आपको वीकली टेस्ट सीरीज मिलेगा, यानी कि सारे सब्जेक्ट का उसमें कंबाइन रहेगा। और जो डेली क्विज हो रहा है उसमें कोई एक सब्जेक्ट का ही डेली क्विज होगा, ठीक है। और एक चीज़ और, मैं आपको वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पे और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाइए। क्विज बहुत सारे अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हैं। आप जाइए और वहाँ स्टडी कीजिए, क्योंकि अब जल्द ही सीटेट नोटिफिकेशन जारी करोगे और आपको एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। तो अपना स्टडी कंटिन्यू बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।